परस्पर विरोधी गुणों का समावेश और समायोजन ही व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा होती है। यही हमारा दर्शन कहता है। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि आप लोग इतने दूर चल के आए हो तो अवधारणा से कुछ तो समझ के ही आए होंगे, उससे जुड़ा हुए तभी आए होंगे। तो इसलिए और जुड़िए, सहयात्री बनिए। और मैं चाहूँगा कि सत्येंद्र जी 10 मिनट जरा इनको लैंड की रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें जरा एक बार बता दीजिए। सभी को प्रणाम। भारतीय शिक्षा बोर्ड के मानकों में 2-3 प्रकार के मानक सबसे पहले हम एफिलिएशन के लिए देखते हैं, इनसे पाला पड़ता है आपके। उनमें एक तो है ज़मीन कितनी और उसकी ओनरशिप कैसी होनी चाहिए। दूसरा कमरों की संख्या, कमरों की साइज़ और कमरे में क्लासरूम, लेबोरेटरी। ये इसके बाद में सेफ्टी के 2-3 सर्टिफिकेट हैं जो फायर सेफ्टी से संबंधित हैं, बिल्डिंग सेफ्टी से संबंधित हैं, पीने योग्य पानी से संबंधित हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम कभी भी एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं उस समय प्राथमिक ज़रूरतें महसूस करते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने के जो 2 तरीके हैं कि एक तो हम मिडिल क्लास का सिलेबस अप्रूवल करवाते हैं, उसमें कोई भी इस प्रकार के मानक नहीं देखे जाते क्योंकि वो ऑलरेडी 8वीं तक राज्य सरकार की जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो देख चुकी है। 3 कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपका रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट, सोसाइटी जो भी उसको रन करती है, ट्रस्ट, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर डाइस पर रजिस्टर्ड है तो वो, और एक फीस। ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट आते हैं। इसके बाद में सिलेबस अप्रूवल हो जाता है। कोई इंस्पेक्शन नहीं, कुछ भी प्रोसेस नहीं है। शुल्क इस समय 21,000 रुपये है। और आपकी अथॉरिटी ये है कि आप उसमें 8वीं तक, प्री प्राइमरी से लेकर के 8वीं तक भारतीय शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक इस्तेमाल करेंगे, उसकी मूल्यांकन पद्धति इस्तेमाल करेंगे, और जो पूरा एक सिस्टम है स्कूल चलाने का वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो भी मानक हैं, जो प्रक्रिया है उससे चलेगा। वो सिलेबस अप्रूवल है। इसके बाद में संबद्धता है, इसको एसोसिएशन बोल देते हैं, मिडिल क्लास का सिलेबस अप्रूवल बोल देते हैं। इसके बाद आता है एफिलिएशन या संबद्धता। संबद्धता में 2 कैटेगरी है प्रमुख रूप से। एक होते हैं जिसको फ्रेश एफिलिएशन बोलते हैं, और दूसरा है जो स्विच ओवर कैटेगरी है। फ्रेश एफिलिएशन का मतलब स्कूल 8वीं तक स्टेट की जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट ने डिफाइन की है उससे 8वीं की मान्यता प्राप्त है, और वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए 10वीं या 12वीं के लिए अप्लाई कर रहा है। तो 10वीं और 12वीं के अप्लाई करते समय लैंड का मानक एक ही रहता है। आप चाहे 10वीं के लिए अप्लाई करें या 12वीं के लिए अप्लाई करें, ज़मीन की जितना एरिया चाहिए वो फिक्स है, क्योंकि हर स्कूल को 12वीं तक पहुंचना है। वो 10वीं जो आज ले रहे हैं वो भी कुछ समय बाद में 12वीं तक जाएंगे, और ये एनईपी का भी प्रोविजन है कि वो अगले 5 साल में 12वीं तक चले जाएं। खैर, लैंड के जो मानक हैं रूरल और अर्बन से ये डिफाइंड है। जैसे सामान्यतः 6,000 स्क्वायर मीटर जगह हमें चाहिए रूरल में, 3,000 स्क्वायर मीटर जहां नगर पालिकाएँ होती हैं अर्बन एरिया है, लेकिन अर्बन बॉडी जो है वो नगर पालिका स्तर की है। इसके बाद में एक तीसरी कैटेगरी है 1,500 स्क्वायर मीटर की, जहां पर महानगर हैं, जहां पर नगर निगम होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, विकास प्राधिकरण, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं। जैसे राजस्थान में रीको होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या नगर निगम, या फिर कोई अदर डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। कई बार क्या होता है कि नगर निगम के पास में जो अपना एरिया है उसके आसपास का एरिया उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी एक्वायर करके रखती है। 2-2, 4-4 किलोमीटर के आसपास का एरिया वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में एक्स्ट्रा होता है, उसको कंट्रोल्ड एरिया बोल देते हैं। उस पर भी वही 1,500 स्क्वायर मीटर की एरिया मतलब मानक रहेगा। तो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी हो गई, 6,000, 3,000 और 1,500। एक स्पेशल कैटेगरी ये है कि चाहे रूरल हो चाहे अर्बन में नगर पालिका हो, जहाँ 6,000 और 3,000 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत हो रही है, उसमें अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं कि ज़मीन की उपलब्धता कम है, हिल रीजन है, कुछ और थोड़ा सा जस्टिफाइड कारण है, तो 2,000 स्क्वायर मीटर पर आराम से मान्यता
मिल जाएगी, मतलब एफिलिएशन मिल जाएगा। तो आप ये माने कि जहाँ भी ज़रूरत है अपने स्कूल को अपग्रेड करने की, लगभग 2000 में आपको रूरल में भी वो सुविधा मिल जाएगी एफिलिएशन की। तो लैंड का एरिया, मतलब बहुत से स्कूल जिनको ज़रूरत है वहाँ शिक्षा की, वो 2000 स्क्वायर मीटर में भी कवर हो जाते हैं। 1500 स्क्वायर मीटर में मेट्रो सिटी के अलावा नोटिफाइड हिल रीजन भी है, नोटिफाइड ट्राइबल रीजन भी है। जैसे राजस्थान में कुछ गैजेट नोटिफिकेशन निकलते हैं कि ये बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये ट्राइबल रीजन है। वहाँ गांव भी है तो भी 1500 स्क्वायर मीटर, कुछ जगह नोटिफाइड हिल एरिया है तो भी 1500 स्क्वायर मीटर। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ दूं, हिल एरिया में और ट्राइबल एरिया में हमने जो बिल्डिंग का जो एक स्ट्रेंथ का स्ट्रक्चरल होता है, उनका जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसमें भी अलाउ किया है। कि जैसे आसाम में पहाड़ पर जो सीबीएसई करती है ना कि आपका ये छत ऐसी होनी चाहिए, दुनिया भर के सिस्टम है जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं करते हो। लेकिन हमने ट्राइबल इलाकों में और जो इकोलॉजिकली जो जिस तरह की बिल्डिंग स्ट्रक्चर उनकी ट्रेडिशनल होती रही है, जिससे इकोलॉजी सुरक्षित रही, उस तरह के भी अगर भवन वहाँ पर हैं तो ट्राइबल और हिल एरिया में, रिमोट एरियाज़ में भी अच्छी शिक्षा अच्छी तरह पहुँच सके, बिल्डिंग और ज़मीन उसमें बाधक न बने, इसलिए हमने ये सोच करके निर्णय लिया। तो ये ज़मीन का जो एरिया है स्क्वायर मीटर में, बाकी आपके जो भी यूनिट होती हैं एकड़ कहीं वो कन्वर्ट होके हो जाता है। इसके बाद में इसका ज़मीन का ओनरशिप में 3-4 कैटेगरी होती है मन हमारे अलग अलग स्टेट्स में। कुछ जगह कुछ स्कूल सीधे स्कूल के नाम से ही रजिस्ट्री कराते हैं, तो वहाँ उस ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो स्कूल का है। कुछ जगह सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी जो भी उसको स्कूल को संचालित करती है उनके नाम से होता है। कुछ ज़मीन व्यक्तिगत नाम से होती है, उन मालिक के नाम से या उन डायरेक्टर के नाम से जो उस स्कूल को संचालित कर रहे हैं। तो अलग अलग ओनरशिप है। अब उस पे से जब आप अप्लाई करते हैं तो कई बार डायरेक्टर के नाम से ज़मीन है तो वो या तो स्कूल को लीज पर दे देते हैं और या उसको कई बार डोनेट भी कर देते हैं। तो डोनेट भी कर सकते हैं, लीज पर भी दे सकते हैं, चूँकि वो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है और सोसाइटी के और स्कूल के नाम से है तब तो फिर ओनरशिप ऑलरेडी है ही। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल फ़र्क रहेगा। डायरेक्ट स्कूल के नाम से अगर ज़मीन है तो फिर वो डॉक्यूमेंट ही आपके सफिशिएंट हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ज़मीन के सोसाइटी के या ट्रस्ट के नाम से है तो आपको ये एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि ये जो ज़मीन है ये इस स्कूल के उपयोग के लिए है। वजह क्या है कि एक ही सोसाइटी कई बार एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन रन करती हैं, खुद ही नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज ऐसा। तो बिल्कुल स्पेसिफिक ये खसरा नंबर है, उसका इतना एरिया ये वाला, और ये इस स्कूल के उपयोग में आएगा। ये एफिडेविट भी चाहिए अगर सोसाइटी के नाम से ज़मीन है। इसके अलावा ये ज़मीन किसी अन्य के उपयोग में नहीं आएगी, वो क्लियर करना पड़ेगा। और लीज भी है तो लीज में भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये ज़मीन इस स्कूल के लिए उपयोग में आएगी। लीज एग्रीमेंट सामान्यतः 15 साल का होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 साल भी अलाउ किया है, लेकिन साथ में एक एफिडेविट भी होगा कि हम इसको लगातार रिन्यू कराते रहेंगे अप टू 15 या इससे भी ज़्यादा सालों के लिए, वो लंबे जब भी चलेगा। इसके बाद में जो कमरों की संख्या का इशू है, सामान्यतः हमारे पास में मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। सेकेंडरी स्कूल के लिए अगर आप आते हैं तो एटलीस्ट 15 कमरे हमें चाहिए, क्योंकि क्लास 1 से भी हम अगर स्टार्ट माने स्कूल को तो भी 10 तो क्लासरूम ही हो गए, एक एक सेक्शन है। तो फिर एक ऑफिस, एक प्रिंसिपल का कमरा, एक कंपोजिट लैब, एक लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर लैब, तो एटलीस्ट 15 रूम तो हमें चाहिए। अगर सीनियर सेकेंडरी के लिए आता है 12वीं क्लास के लिए, तो आर्ट्स अगर साइंस के सब्जेक्ट वो चूज़ नहीं करते तो 17 कमरे, और अगर साइंस के कमरे भी मतलब लैब भी साइंस के सब्जेक्ट अगर टिक करते हैं तो चूँकि वो लैब भी हमें चाहिए तो एटलीस्ट 20 कमरे तो सीनियर सेकेंडरी के लिए चाहिए। इनमें अपने बायोलॉजी के हिसाब से जो साइज़ है वो क्लासरूम के लिए 500 स्क्वायर फीट डिफाइन कर रखी है, 6 बाई 8 मीटर की, और इसके अलावा लैब के लिए 600 स्क्वायर फीट की 9 मीटर बाई 6 मीटर।
इसके अलावा लाइब्रेरी के लिए थोड़ा साइज़ और बड़ी डिफाइन की है, करीब 1400 स्क्वायर फीट की। ऑफिस और आपका जो प्रिंसिपल का रूम है, इनके लिए हमारी तरफ से साइज़ डिफाइन नहीं है, वो थोड़ा छोटे कमरे भी चल सकते हैं, बड़े हैं तो अच्छी बात है। अब इनमें थोड़ा बायोलॉजी में कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी है। छूट ये है कि कहीं पर बच्चे संख्या में कम ही रहती हैं अमूमन, तो एक 400 स्क्वायर फीट के कमरे भी अलाउ किए हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन डलेगी कि आप हर बच्चे को 1 स्क्वायर मीटर जगह उपलब्ध कराएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है और हर स्टेट ने भी डिफाइन कर रखा है। कहीं जैसे मध्य प्रदेश ने 5 स्क्वायर फीट के लिए कहा है हर बच्चे के लिए, कुछ स्टेट ने 6 स्क्वायर फीट के लिए कहा है। एवरेज आप ये माने कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो 1 स्क्वायर मीटर जगह हमारे बच्चों को मिले। तो अगर कोई 400 स्क्वायर फीट का कमरा हम क्लासरूम में काउंट करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा बच्चे की संख्या को उसमें राइटर लगाएंगे, और वो अमूमन बच्चे बहुत से स्कूल पर कम होते भी हैं, तो 400 स्क्वायर फीट का कमरा भी कुछ स्थितियों में अलाउ हो जाएगा क्लासरूम के रूप में। सामान्यतः जो है वो 500 स्क्वायर फीट के रूम है। अब उसमें थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि स्टेट ने 8वीं तक के लिए, जैसे राजस्थान स्टेट ने 5 बाई 6 मीटर के कमरे 8वीं तक के लिए अलाउ कर दिए हैं। तो उस समय देखते हैं कि बच्चे की संख्या कितनी है, तो वो 500 स्क्वायर फीट से कम का कमरा भी कुछ कुछ स्थितियों में अलाउ है। और भी कुछ 10-5 फुट का कोई अंतर आता है तो अमूमन बोर्ड उस समय संख्या देख करके कंसिडर कर, वो केस टू केस देखते हैं इस बात को। तो कमरों की साइज़ विशेष रूप से सर कई निर्देश थे कि हिल रीजन में थोड़ा सा छूट को ज़्यादा दिया जाए, वहाँ जो परिस्थितियाँ उनको देखते हुए। खैर, जो लाइब्रेरी की साइज़ है, लाइब्रेरी की साइज़ में कई बार कई स्कूल में ऐसा होता है कि इतने बड़े रूम नहीं मिल पाते, तो उस स्थिति में अगर कनेक्टेड एक बुक बैंक, मतलब जहाँ बुक हम स्टोर करते हैं और जो वाचनालय वाला पढ़ने वाला स्टडी रूम होता है, वो भी अगर कनेक्टेड है, 2 कमरे आपस में कनेक्टेड हैं, तो ऐसी कुछ कुछ परिस्थिति में देख लेते हैं कि यार इनमें मिलकर के भी लाइब्रेरी चल सकती है, तो उनको एक साथ भी काउंट करके, वो केस टू केस है ऐसी स्थिति में। तो सामान्यतः कमरों की हमारी साइज ये है क्लासरूम के लिए, लेबोरेटरीज के लिए, नंबर ऑफ रूम्स और साइज ऑफ रूम्स। पूज्य स्वामी जी आ गए हैं। भारतीय संस्कृति के उन नायक, 21वीं सदी के महान संत पूज्य स्वामी जी आपके बीच में उपस्थित हैं। आप सभी की ओर से पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन है। सारे व्यस्तताओं को त्याग करते हुए, और पूज्य स्वामी जी आपके जो पधारे हैं, मैं आपकी व्यस्तता जानता हूँ, इसलिए अनिल जी बहुत एक संक्षेप में स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज स्वामी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और आप सबको स्वामी जी के दर्शन हो गए। मैं भी डर रहा था। स्वामी जी राजस्थान के, तो अच्छा राजस्थान के कितने, पहले खड़े हो जाओ, एक परिचय हो जाएगा अपना। नहीं, आजकल मैं यूपी का भी हूँ। बैठो। अब उत्तर प्रदेश वाले खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं। अब उत्तराखंड से भी हैं हमारे साथ, नैनीताल से वगैरह से, हाँ, और मध्य प्रदेश से भी आए हैं। मध्य प्रदेश से हमने एक स्पेशल टीम बुलाई है स्वामी जी। ये 10-12 लोगों की टीम है जो फरवरी में अपना बड़ा प्रोग्राम करेगी मध्य प्रदेश में पूरा। 3-4 जगह चल रहे हैं। हरियाणा से भी तो हैं, मैं भूल ही गया यार। देखो ये हरियाणा से भी हैं। ये स्वामी जी आपके बार स्कूल वाले नहीं बुला के, हमने उनको बुलाया जो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस अभियान में जुड़ के, जो स्कूलों को जोड़ने का कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी कह दिया था, भैया कोई घूमने फिरने के लिहाज से मत आना यार, मेरे को डांट पड़ा दो तुम, वहाँ जो जुड़ना चाहो वही चलो। तो आज से ये भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत का बोर्ड है, हमारा बोर्ड है, आप भारत के और आप बोर्ड आपका है। अबे बोर्ड के मालिक हो आप भी आज, तो ध्यान रखना, आपको ही प्रचार प्रसार करना है, आपको ही जोड़ना है। मान्यता के नियमों में ज़्यादातर छूट कर दी। स्वामी जी का एक चीज़ के लिए और खड़े होकर ताली बजाओ, जो किताबों में करोड़ों का नुकसान करके भी, उठा के भी ये किताबें की स्वामी जी, वो हमारा वरदान हो गया। और नियम तो इतने तोड़ ताड़ दिए मेरी भाषा में कहूँ तो चेयरमैन साहब तो कह रहे थे, पर स्वामी जी ने सब आपके हिसाब से कर दिए। स्वामी जी एक लाइन कहूँगा, ये देश के लोग हैं, ये बोर्ड वाकई में इनके लिए होना चाहिए। इनका बच्चा यहीं पढ़ेगा, यहीं सेवा करेगा। अब आप ही ले लें सीधा। थैंक यू। तो एक बार अनिल जी के लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो,
किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले चाहिए उत्साह। उत्साह को हमारे यहाँ पर सत्व कहा है। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। रावण के पास संसाधन, संपत्ति, ऐश्वर्य, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सैन्य शक्ति सब कुछ था। सोने की लंका ऐसा पूरा साम्राज्य सब कुछ था, लेकिन उसमें सत्व कम था। सत्व कहते हैं, अहंकार को सत्व नहीं कहते, स्वाभिमान को सत्व कहते हैं। छल, छद्म, झूठ, फरेब, इसको उत्साह नहीं कहते। तो आप जितने भी सात्विक आत्मा यहाँ पर आए हैं, एक बार तो पुनः आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और देखो, जैसे 30-35 साल पहले हरिद्वार में आए हुए हमें 33 साल हो गए, और ट्रस्ट को बने हुए अब 5 जनवरी को 30 साल पूरे हो जाएंगे। 31वें में प्रवेश कर जाएंगे 5 जनवरी को। 30 साल पहले जब हमने शुरू किया था योग, तब लोग कहते थे योग कौन करेगा। अब हालात ऐसे बन गए हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। मैं आज कह रहा हूं, अभी तो 100 करोड़ से ज़्यादा भारतीय और पूरी दुनिया के 177 देशों ने तो इंटरनेशनल योग डे का समर्थन ही नहीं किया। आज पूरी दुनिया के 200 देशों में थोड़े थोड़े लोग योग करने लग गए हैं। अभी पिछले दिनों में एक तुर्की का, जो कि इस्लाम का खलीफा बनने का सपना देख रहा है, सिंह साहब, वहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वहाँ करीब 25% जो मुसलमान हैं वो बोले हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। बोला कुछ कहते हैं हम नास्तिक हैं, मुसलमान घर में पैदा जरूर हुए हैं, कुछ कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, कुछ कहते हैं हम मानवतावादी हैं, कुछ कहते हैं हम इस्लामिक थॉट प्रोसेस को नहीं मानते, हम राष्ट्रवादी, तुर्की से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने काम से प्रेम करते हैं। तो 50% जिसको कहते हैं कि मुस्लिम तो बहुत कट्टर होते हैं, और कंपटीशन है सऊदी अरबिया में और विशेष करके तुर्की में। पाकिस्तान तो वही मतलब किसी के पीछे खड़ा हो जाता है ढोल बजाने के लिए, बैंड बाजा बजाने के लिए उनको रख रखा है। जब तुर्की में 50% लोग अब मजहबी उन्माद में नहीं जीना चाहते, देखना एक दिन पूरी दुनिया योग, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेगी। इसमें सनातन में शाश्वत सत्य है, जीवन का समाधान है। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, हम सनातन धर्म में पैदा हो गए, हम इसीलिए सनातन धर्म की बड़ाई कर रहे हैं। देखो, एक तो है भौतिक समृद्धि, वो तो पुरुषार्थ से साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, और आप जब हार्ड वर्क करते हैं और स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, नए अपॉर्चुनिटी को तलाश करते रहते हैं, नए इन्वेंशन करते रहते हैं, किस तरह से आपको अपने कार्यों को क्रियान्वित करना है, तो समृद्धि एक अलग चीज़ है और सत्ता भी बिल्कुल अलग चीज़ है। सत्ताएं कितनों की आई, कितनों की चली गई। 565 रियासतें भारत की खत्म हो गई, मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया, 150 से ज़्यादा देशों में अंग्रेज़ों का साम्राज्य खत्म हो गया। ये सब आनी जानी चीज़ें हैं, ये सब नाशवान हैं। शाश्वत क्या है? शाश्वत वो है जो सदा सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो ये जो अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड है, ये किसी मजहबी उन्माद से प्रेरित नहीं है, ये छद्म राष्ट्रवाद से भी प्रेरित नहीं है। थोड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूं। मजहबी उन्माद से, छद्म राष्ट्रवाद से और झूठे हिंदुत्व से भी प्रेरित नहीं हो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे तेरे अंदर हिंदू का है क्या? हिंदू में तो राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व होना चाहिए। तेरे जीवन में यदि रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व नहीं है तो किस बात का हिंदू है? प्रतीक अलग चीज है, सिर पर चोटी, गले में जनेऊ और तिलक लगा लिया, कुछ जो है लंगोटी धोती पहन ली, वो भी ठीक है, कुछ प्रतीक है, लेकिन केवल प्रतीकों से भी हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व सनातन हमारे जीवन का शाश्वत सत्य, हमारे आचरण की श्रेष्ठता है, पवित्रता है। तो अभी पूरी दुनिया सही शिक्षा पद्धति की तलाश में है।
डॉक्टर एनपी सिंह साहब इस बारे में विस्तार से बात करते रहते हैं घंटों घंटों कि अभी भी पूरी दुनिया में बड़ी गफलत है। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें, कंटेंट क्या और कैसे पढ़ें, और पढ़ करके क्या करें, पढ़ के बनेगा क्या, व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम। पढ़ लिख करके खाली लोगों को साक्षर बना देना। देखो 99% दुनिया उल्टी चल रही है। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा वो देश में राज कर रहे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा वो देश में आर्थिक साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं सब। और जिन्होंने ये कह रहे जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा वो प्रवचन दे रहे हैं। भूखे मरते वेद के पंडित गधे चूरमा खाते हैं। बहुत बुरी हालत है। थोड़ा मजाक की बात अलग है। हमारे मित्र हैं, अर्थात हमारा उनसे परिचय है, मिलते जुलते हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ा। हम तो बाबा जी आदमी, हमने किसी के ना छोरी ब्याह रखे ना ब्याह नहीं है किसी के। हमारा सबसे मेल जोल है, मिलते जुलते हैं। गौतम अडानी 12वीं पास, इकोनॉमिक्स में कोई उन्होंने कोई पढ़ाई की है? भाई लंदन के बिजनेस स्कूल में, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में पढ़ गया है। ये जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का जो बाप, वो तो बाप के साम्राज्य को, देखो चली हुई चीज़ों को चलाना अलग बात है। साम्राज्य किसने स्थापित किया? धीरू भाई अंबानी। क्या बड़े थे वो? साधारण से थे। और वो तो मैंने सुना एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, बहुत छोटा साधारण सा, ठीक है, वही साइकिल से साड़ी अडानी वाले परिवार बेचते थे वो। ऐसे ही कितने लोग हैं। अच्छा आप टाटा बिरलाज को भी देखो, जो इनके संस्थापक हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब जो संस्थापक है, चाहे टाटा है, चाहे बिरला है, चाहे अडानी है, चाहे अंबानी है, कुछ लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब मैं अनपढ़ का, मैं मूर्खता का तो कतई समर्थक नहीं हूँ। और मैं अनपढ़ होने का कोई वो उसका महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ। अरे बाकी की छोड़ो ना, हमने वेद शास्त्र पढ़े, हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्वदेशी का सात्विक साम्राज्य पुरुषार्थ से स्थापित किया और परमार्थ के लिए स्थापित किया। तो पढ़ाई लिखाई अलग चीज है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भारत की फिलोसफी पढ़ना अलग चीज है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि केवल विषय बोध से, केवल मैथ पढ़ने से, केवल साइंस पढ़ने से, केवल इकोनॉमिक्स पढ़ने से, केवल पॉलिटिक्स पढ़ने से, केवल भाषा पढ़ने से बात नहीं बनेगी। पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा है और इतना पढ़ा है, हमने पंडितों से ज्यादा वेद पढ़ रखे, हमने अर्थशास्त्रियों से ज्यादा अर्थशास्त्र पढ़ रखा, हमने धर्मशास्त्रियों से ज्यादा धर्मशास्त्र पढ़ रखा, और राजनेताओं से ज्यादा राजनीति जानते। करते नहीं, वो अलग बात है। हाँ, जब कोई गड़बड़ करे तो शीर्षासन जरूर करा सकते हैं। वो कहने का मेरा तात्पर्य है, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भाई पढ़ने के बाद उसका आउटकम कैसे क्या निकलेगा। बच्चों के अंदर वो नेतृत्व का सामर्थ्य है। मैं तो बार बार एक बात कहता हूं ना, पिंड में ब्रह्मांड है। क्या बोलता हूं मैं? पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा राम कृष्ण हनुमान शिव का प्रतिरूप है। आप रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत्व को, शिवत्व को अपने भीतर समेटे हुए हैं। एक एक बच्चे को ये बोध होना चाहिए। बाकी सारे जनरल बोध, सामान्य बोध सब विषयों का होना चाहिए। विशेष बोध किसी एक विषय विशेष का भी होना चाहिए। हमें सब विषय पढ़ने चाहिए। फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, उसका चरित्र पवित्र होना चाहिए। यह भारतीय शिक्षा बोर्ड की आत्मा है। पवित्रता, सच्चरित्रता, मनुष्यता, और मनुष्य में जो अप्रतिम सामर्थ्य, उसकी जागरण की प्रक्रिया भी होनी चाहिए कंटेंट में। उसके भीतर अलग अलग प्रकार की कुशलताएं जागृत करने के लिए मेथड्स भी होने चाहिए। उसमें सनातन बोध, भारत बोध, आत्मबोध और पूरी समष्टि का बोध होना चाहिए। लेकिन उस सनातन के साथ उसमें अद्यतन जितना भी न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी है, वो सब कुछ हो। ऐसा किसी बोर्ड में हो सकता है? ये सपना हुआ करता था।
ये सब कुछ भारतीय शिक्षा बोर्ड में समाहित है। ऐसा पुरुषार्थ हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब ने किया। ये बहुत बड़ा कार्य है। इन्होंने सारा इनका एजुकेशन पहले गांव में हुआ, इसलिए गांव की हकीकत को जानते हैं। छात्रवृत्ति में से पढ़े, इसलिए एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को अभिव्यक्त प्रकट करके कैसे अपने जीवन में उत्कृष्टता पा सकता है। पहले गवर्नमेंट स्कूल में गांव में पढ़े, फिर खुद स्कॉलरशिप पर पढ़े, फिर जो है पहले हिंदी भी इतनी परिष्कृत, इंग्लिश भी इतनी परिष्कृत, फिर जो है सारे भारत के इतिहास को भी पढ़े, भारत की दार्शनिक परंपराओं को भी पढ़े, फिर फिजिक्स को पढ़े, फिर आईएएस ऑफिसर भी बने। सारे जगत के जो मूल तत्व हैं जीवन के, व्यवहार के, समाज जीवन के, राष्ट्र जीवन के, वैश्विक जीवन के, उनको समझा। मुझे यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए कोई नया आदमी तैयार करना पड़ता तो पहले तो मुझे 50-60 साल लग जाते। मुझे तैयार हुए हुए भगवान ने एक व्यक्ति भी दे दिए। ये सन्यासी होने का फायदा है। गृहस्थी तो अपने बालक तैयार करने में लग जाते हैं, और बालक जब तैयार हुए हैं फिर उड़ जाओ पंछी। ये देखते रह जाएंगे, पहले इनको पैदा किया फिर तैयार किया तो उड़ गए। और भैया हमको तो सब रेडीमेड मिलता है, तो ऐसे तैयार मिल गए। हाँ। तो ईश्वरीय विधान ये काम कराता है, ईश्वरीय विधान ये काम करा रहा है। जैसे योग विश्वव्यापी हुआ है, भारतीय शिक्षा बोर्ड विश्वव्यापी होगा। ये आज आपको मैं बात बता रहा हूं, ये बड़ी बात कह रहा हूं आपको। पूरी दुनिया अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम उसको शिक्षा की गुलामी से मुक्ति का अभियान भी कह सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम उसको व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन ये मात्र व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण नहीं, सच में ये युग निर्माण का अभियान है। ये साधारण बात नहीं इसकी। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मजहबी उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, राष्ट्रीय उन्माद, इसको मैंने कहा छद्म राष्ट्रवाद, किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक उन्माद भी नहीं। आध्यात्मिक तो उन्माद होता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, अलग अलग नामों पर उन्माद पैदा कर रहे हैं। साहब बहुत खराब हालत है। सही दिशा बिना किसी आग्रह के वो देना और फिर ऐसे बच्चे तैयार करना। एक व्यक्ति में कितना सामर्थ्य होता है ये सारी दुनिया जानते। पूरी दुनिया 1000 लोग चला रहे हैं। पूरी दुनिया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर जो भी कुछ चल रहा है, टॉप 1000, उन टॉप 1000 में भी टॉप 100 लोग पूरी दुनिया चला रहे हैं। ये सब आप अलग अलग संदर्भों में आप सुनते रहते हो। वर्ल्ड के टॉप 1000 पावरफुल लोग कौन है? वर्ल्ड के टॉप 100 पावरफुल लोग कौन है? एक तो तुम्हारे सामने बैठा है। हमारी पावर सत्ता से नहीं है, संपत्ति से नहीं है। हमारी पावर केवल जो है कुछ फॉलोवर्स से नहीं है। हमारी पावर साधना से है, सत्य से है, सेवा से है, सात्विकता से, पवित्रता से, सचरित्रता से। और ये आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको। दुनिया इन चीजों को देख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स और क्या क्या इकोनॉमिक्स, इन सब के अंदर आज से 10, 15, 20 साल से हम पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, 5, 10, 15, 20 पेज के। अरे ये बाबा चल तो रहा है योग की राह पर, ये क्या क्या करेगा इसका? मतलब जो पूरी वर्ल्ड में ना थिंक टैंक्स बोलते हैं, सिंह साहब इन विषयों को कई बार रखते हैं अलग अलग ढंग से। तो भैया अभी इसका फाउंडेशन तैयार हो चुका है और उस फाउंडेशन में आप उसकी आधारशिला में हो, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये पूरी दुनिया, ये जो आज जो भारत में सीबीएसई चल रहा है, सीबीएसई से 100 नहीं 1000 गुना स्पीड है हमारी। जो सीबीएसई से उसका शुरू में कितने उससे स्कूल जुड़े, 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, सीबीएसई से तेज स्पीड है हमारी। और अभी तो 2026 अंग्रेजी नए वर्ष की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हमारी तो करोड़ों वर्षों पुराना कैलेंडर है हमारा। तो 1,95 करोड़ 8,53,000 126 वर्ष पुराना हमारा कैलेंडर है। 2026 में भारतीय शिक्षा बोर्ड रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा, इतनी स्पीड। और उसमें आप लोग उसमें पहले आ गए हो, तो इसलिए जो पहले आ गए हो ये सौभाग्य है।
इसलिए जो 10, 20, 50 जितने जोड़ लोगे उतने ही तुम्हारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और जब भारतीय शिक्षा बोर्ड का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तुम्हारा नाम प्रथम होगा, बाकी तो भीड़ में सम्मिलित होंगे। ये मैं आपको अच्छा एक बात बता भाई, कोई आदमी भाई अपना बिजनेस बढ़ाए, व्यापार बढ़ाए, कोई उससे उसको सत्ता मिले, संपत्ति मिले, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बने, वैसे हम एमएलए, सीएम, पीएम नहीं, हम उनसे छोटे नहीं, उनसे हम बड़े हैं, हम राजा नहीं, हम महाराज हैं। इसलिए हमको इनकी चिंता नहीं है किसी सत्ता संपत्ति की। और भैया हम भगवान के बालक हैं, हम भगवान के बेटे हैं, और हमारा भगवान सबका बाप है। भगवान सबका बाप है और वो हमारा सबसे करीब है, सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है हमारा। भगवान से हमारा संबंध है और भगवान के नाते हम ये सब काम कर रहे हैं। तो बाकी सब दुनियादारी की बातें छोड़ो, ये बहुत बड़ा काम है। दुनिया आने जानी है, अलग अलग समय सब कहानियाँ हमने सुनी हुई है। ये स्थायी काम है, ये सस्टेनेबल वर्क है, इस पर दुनिया चलने वाली है, इससे नई दुनिया बनने वाली है। मनुष्य का मानस कैसे गढ़ा जाएगा और पिंडगत ब्रह्मांडीय सामर्थ्य को कैसे उद्बुद्ध किया जाएगा, उसका अनुष्ठान है भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो ये इसके पीछे बाकी तो दुनिया छोटे छोटे चीजों में बटी पड़ी है। पूरी दुनिया में क्या है, सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अच्छा उनसे पूछो किसी से, साहब मैंने कम्युनिस्ट से पूछा व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिज्म, जो कन्फ्यूशियस ने कहा था, क्या तुम उस पर चल रहे हो? कन्फ्यूशियस के शिष्यों चेलो किसी कंफ्यूज है, कन्फ्यूशियस के चेले। रामकृष्ण, हनुमान, शिव की संतानें, ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, वीर वीरांगनाओं की संतानें, हम ही कंफ्यूज हैं। इस्लाम वालों से पूछो व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ इस्लाम। इस्लाम वालों को, मुसलमान को कुरान का भेद नहीं पता। ईसाईवाद वालों को ईसा मसीह का और बाइबल का भेद नहीं पता। कम्युनिस्टों को और नास्तिकों को नास्तिकता का मतलब नहीं पता। यदि मुझसे पूछे, मैं सबका सार बता रहा हूं, सच्चा ईसाई कौन, सच्चा मुसलमान कौन, सच्चा कम्युनिस्ट कौन, सच्चा आस्तिक कौन और सच्चा नास्तिक कौन। सच्चा प्रामाणिक जिसमें पूर्ण नैतिकता है, जिसमें पूर्ण सात्विकता है, पूर्ण आध्यात्मिकता है। बाकी सब मान्यताएं बाद का विषय है। जिसमें पूर्ण सात्विकता है, जिसमें पूर्ण नैतिकता है, जो डेमोक्रेटिक, ह्यूमन और मोरल वैल्यूज को मानता है, वो आदमी किसी के लिए खतरा नहीं है। हम ऐसे बच्चे बनाना चाहते हैं। नैतिकता को तो सम्मानने लग गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मानने लग गए। पिछले दिनों जो रसिया का जो पुतिन का राइट हैंड आया हुआ था, बोले स्वामी जी अब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड को और अपने पतंजलि वेलनेस को और पतंजलि को आप रसिया में लेकर के आओ, धूम धड़के से लॉन्चिंग करो, सारा रसिया तैयार है। तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मैंने कहा भाई वैसे ये कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन भाई देखो कितना स्पिरिचुअलिटी को कितना प्रेम। वी आर नॉट कम्युनिस्ट कंट्री, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा बोल रहा था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और एक बार तो हम झेप भी गए। मैंने कहा हम तो ऐसे ही फालतू में रसिया को कम्युनिस्ट मान रहे थे। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। 3 शब्द बोल रहा हूं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, इनमें तो कोई फर्क है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कुछ लोग भटक सकते हैं इधर उधर, इनमें तो कोई फर्क नहीं है। तो आप यदि सच्चे अर्थों में कहे तो कोई यदि गैर सांप्रदायिक बोर्ड है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। कोई किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं उसमें विशुद्ध रूप से नैतिक मूल्य हैं, उसमें मानवीय मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं। और एक वैश्विक नागरिक कैसे तैयार होता, वर्ल्ड सिटीजन, उसका विधि विधान, उसका संविधान कहीं पर है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में। तो ये इतना बड़ा काम है। बाकी इन शब्दों का विस्तार सिंह साहब बता देंगे। हम आपको दरअसल प्रवचन देने आए ही नहीं। मेरा तो अभी भी देखो सिर के ऊपर वो लगा हुआ था, तो तब अभी बोलते बोलते ये गिर गया। हाँ, हम तो अभी शिवाराधन में लगे हुए थे। वो त्रिपुंड भी तुमने देखे, हम और सब
हम तो सुबह से आराधन करें, 3 बजे से लगे हुए, अपना योग करवा दिया, आस्था पर, इंडिया टीवी पर, फेसबुक लाइव भी करा दिया, पूजन भी करा दिया। अब जाकर के फिर हमारा आराधन शुरू हो जाएगा, फिर सेवा शुरू हो जाएगी। हम सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अपने कर्म को अपना धर्म मान करके जीते हैं, स्वधर्म में जीते हैं, आत्मधर्म में जीते हैं। अब उस स्वधर्म को और आत्मधर्म को ही हम शिव धर्म कहो, राम धर्म कहो, हनुमत धर्म कहो, सेवा धर्म कहो, यही हमारा सनातन धर्म और यही हमारा परम धर्म है। बाकी धर्म के नाम पर भी गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फिर इधर से पंडित जी लोग आ जाते हैं, गर्व से कहो हम परशुराम के वंशज हैं। ये नहीं कह रहा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, हम तो सूर्यवंशी हैं। दूसरा आता हम चंद्रवंशी हैं, हम अहीर जाट गुजर राजपूत, हम तो क्या क्या बोलते हैं, मार्शल को मैं तेरा मार्शल, जान निकली पड़ी है। मार्शल का इंजन फेल है, लीवर फेल है, किडनी फेल है, हार्ट के ऊपर नीचे हो रखा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मार्शल को मरा पड़ा है, फिर मार्शल को बता रहा अपने आप को। कहने का मेरा मतलब, लोग झूठा दंभ भरते हैं, ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्यत्व का। मैं कहता हूं भैया हम 4 in 1 हैं, जो अज्ञान से बचा रहे और अज्ञान से बचाए समाज को, जो अन्याय से बचा रहे और अन्याय को मिटाए समाज से, जो अभाव से बचा रहे और अभाव दरिद्रता को मिटाए समाज से, जो अशिष्टता से बचा रहे और समाज की अपवित्रता दूर करे, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है। फालतू की बातें, ब्राह्मणों से मुखम आसीत। अच्छा, बोलने वाले भी उल्टा बोल रहे कि हम ब्राह्मण यहाँ से पैदा हुए, क्षत्रिय यहाँ से पैदा हुए। यहाँ कौन सा यूट्रस लगा भाई, यहाँ से कैसे पैदा हो जाएगा? वैश्य यहाँ से पैदा हुए और बोले वो यहाँ से पैदा हुए। भैया ये गुणात्मक है, ये देहात्मक बात नहीं है। क्या है? गुणात्मक बात है। बताओ, उल्टा पुल्टा कर रखा है सबने। और जो बताने, जो आलोचना करने वाले उनको भी नहीं पता, और जो बोलने वाले उनको भी नहीं पता। धर्म का सही मर्म भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से लोग सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को समझने के लिए कम से कम 2-1 घंटा सिंह साहब को सुनना जरूरी है। अब तो उसमें अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पर डाल दिए ना, सब लेक्चर आदि। भारतीय शिक्षा बोर्ड को समझने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही समझ सकते हो। किसी स्टेट बोर्ड से, किसी सेंटर बोर्ड से, किसी इंटरनेशनल बोर्ड से उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा बोर्ड है। और इसके साथ जुड़ना, ये दुनिया के इतिहास बदलने वाला काम है, भूगोल बदलने वाला काम है। ये इतना बड़ा काम है। बोले बाबा जी जब इतना बड़ा काम है तो फिर तो आंधी तूफान सा आएगा। अरे आएगा, इसमें क्या शंका है। हमने बिना आंधी तूफान के कोई काम किया ही नहीं है। हम जिधर चलते हैं उधर आंधी तूफान ही चलता है। ये अलग बात है कि हम जब योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं। एक दिन मैं ध्यान लगा रहा, शिवोहम शिवोहम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध शिव स्वरूप आत्मा हूं। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, राम की मर्यादा, कृष्ण का योग कर्म योग, हनुमान की सेवा, भगवान शिव की समाधि मुझ में है। मैं ध्यान लगवा रहा था तो बहुत 10-15 मिनट उस दिन लंबा ध्यान कर दिया। एक हरियाणा का आदमी है, बोले बाबा डिप्रेशन हो गया क्या? मैंने कहा डिप्रेशन और मोरे? बोले बाबा इतना माड़ा माड़ा बोलता तो तुझे कभी देखा नहीं था। लो भाई मतलब हमको लोग जो है ना हमेशा क्रांति में देखना चाहते हैं, लेकिन हम शांति मूलक क्रांति के अग्रधर है। शांति मूलक क्रांति, हम विरासत मूलक विकास के, संस्कृति मूलक समृद्धि के, निश्चय मूलक अभ्युदय के, योग मूलक कर्म योग के, हम प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ और पुरुषार्थ मूलक पराक्रम और परमार्थ के हम उपासक हैं। ये है हमारी सनातन का सत्य। तो सनातन का ये तत्व बच्चों को पता होना चाहिए। एक दूसरे को खून खराबा मचा हुआ है, मार काट मचा हुआ है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, दूसरे को अल्लाहू अकबर। लो भाई, वो उधर से आ गया, इधर जय श्री राम, उधर से अल्लाहू अकबर चल रहा है और एक दूसरे को मार काट रहे हैं।
न ये अल्लाह अकबर सही है और ना ये जय श्री राम सही है। सही वो है मानव पहले मानव बने और एक दूसरे को प्यार भी करना सीखे, और फिर वही कोई ज्यादा गड़बड़ करे तो फिर धर्म युद्ध में उसका संहार करना भी सीखे, वो अलग बात है। तो बात ये है, सनातन का मतलब सनातन के शाश्वत सत्यों को जीना, और यदि कोई हमसे शत्रुता करे और हमको मिटाना चाहे तो फिर उसका मोक्ष भी कर देना। तो सनातन के शाश्वत सत्यों का बोध भी होना चाहिए, शत्रुबोध भी होना चाहिए, आत्मबोध भी होना चाहिए, राष्ट्रबोध, सबका समन्वय, सिंथेसिस। अब लोग पता नहीं किस खुरापात में, किस गफलत में, किस उलझन में बावड़े हुए घूम रहे हैं। ये सारा बावड़ापन शिक्षा के नाम पर भी चल रहा है, चिकित्सा के नाम पर भी चल रहा है, समाज में भी चल रहा है, धर्म के नाम पर भी चल रहा है, राजनीति में भी चल रहा है। और ये सारी मूर्खता, ये सारी जड़ता और मूढ़ता किसी से दूर होगी, सच्चा मानस निर्माण होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड से होगा। तो ये बड़ी बातें हैं। तो हम तो बस आहुति लगाने आ गए थे। आप एक विराट यज्ञ के सब समिधा रूप बन करके उस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और शर्मा जी, हाँ, आप पक्के वाले पंडित जी हो, ऐसा पंडित चाहिए। वैसे तो जन्म से ये पंडित हैं, ये क्षत्रिय हैं और हम सबके हैं। हमसे बोलो बाबा जी थे के दूध हो, थारी जात की है। मैंने कहा आदमी मानस दिख नहीं रहा के, मेरे सिंग लगे को डांगर हूं मैं, जो मेरी जात पूछ रहा है। तो ये थोड़ी हंसी मजाक का हमारा स्वभाव है, लेकिन देखो सबको इस तरह से एक सम्यक दृष्टि की ओर लेकर के आना है। हम थोड़ी कठोर कठोर बातें बीच बीच में थोड़ी बोलते हैं कभी कभी, वो इसलिए बोलते हैं कि भाई अपने सत्य को समझो तो सही। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो भाई, उससे बनेगा क्या तेरा बालक? पढ़े लिखे बेकार, बेरोजगार, शराबी, कराबी, कबाबी, दुराचारी, व्यभिचारी बच्चे तैयार कर रहे हैं, निकल क्या रहा है? एक भी बच्चा, एक भी मां बहन बेटे को कुदृष्टि से ना देखे, बेटियां भाई को और भाई बहनों को, ऐसा देश बनाना है ना हमको। प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहारिक होना थोड़ा सा उल्टा है। प्रशासनिक अधिकारी का मतलब ही लूट कोस कसौट करने के लिए बनना है और दिमाग को इस्तेमाल करना है। पर सर जब अपने कार्यकाल में रहे, सरकारी नौकरी में भी आईएएस आप रिटायर्ड, तब भी जहाँ जहाँ रहे वहाँ पे एक पॉजिटिव वे में ही चीज़ों को चलाने का लिया। और यहाँ भारतीय शिक्षा बोर्ड में आने के बाद इस पूरी कल्पना में पूरे में स्वामी जी के साथ भागीदार रहे। लेकिन मैं करीब साल भर से साथ जुड़ा हुआ हूँ। इतने व्यवहारिक है, बताइए सर ऐसे ऐसे हो, तो कहता अच्छा तुम चाहते क्या हो ये बताओ। मुझसे उल्टा सवाल करते, क्या चाहते हो तुम? मैं कहा जी मैं तो ये चाहता हूँ भाई इसके पास पैसा कम है तो इसकी कैसे स्कूल खुले। तो बोले यार एक एक कमरा तो करा ही देगा। अब सोचिए यही व्यवहारिकता है। हमने कहा जी एक जगह कहाँ से लाए बड़ी है, तो 2 जगह तो करा ही देगा। इतना व्यवहारिक। आप सोचेगा सारी कोई समस्या करो आप, कतई नहीं है कि आपको अच्छा उलझाएंगे नहीं, 1 मिनट में फैसला कर देंगे, 1 मिनट में कह देंगे आप। कि सौभाग्य इस बोर्ड का, और बोर्ड से कोई चार्ज नहीं लेते, मजे की बात लो। ये शब्द इसलिए कह रहा हूं मैं, ये व्यवहारिकता हो। अपना पूरा जो जीवन अब समझो रिटायरमेंट के बाद, नहीं तो आदमी क्यों करे साहब, सारा दिन तपस्या करते रहते हैं, बुक्स में एक एक पन्ने को खुद चेक करते हैं, आप कहीं से पूछ लो, इतना डीपली रिसर्च करते रहते हैं। तो पूरे जीवन का अनुभव उन किताबों में दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसी किताबें मिलेगी, ऐसे चेयरमैन मिले हैं जो बोर्ड को देख रहे हैं। मैं साल भर से शायद कुछ लोग और भी आ रहे होंगे जो सुने होंगे, तो सबको निश्चित रूप से आप सुनेंगे तो आपको लगेगा। मैं आपकी समस्या को भी बैठ के बता सकता हूँ, इनकी बातों को। कई बार ये जो व्यवहारिक संशोधन कैसे हुए, ये सारी बातें मैंने रखी कि स्कूल जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी, ये भारत का बच्चा है, पैसे वाले का बच्चा, तो फिर विदेश चल जाएगा, कहाँ से कैसे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं नॉर्म्स के रूप में। सत्येंद्र जी ने आपको बता ही दिया। कमरों की साइज के मामले में 19-20 कुछ होगा भी, आप समझिएगा। तो पर बच्चा 1 स्क्वायर मीटर देख के आपको एक रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। आप समझिए, जैसे भाई मान लो आपका कमरा कम है, तो ये पक्की बात है छोटे कमरे में कौन से 500 बच्चे बिठाते हो आप। छोटे स्कूल में बच्चे भी क्लास में 15-15, 20-20, 25-25 होते हैं, तो 25 के लिए बड़ा कमरा बना के भी क्या कर लो आप, प्रैक्टिकल है। दूसरी बात, अगर कमाएंगे तो बढ़ते भी जाएंगे। सुविधाएं, कौन स्कूल है जो नहीं चाहता होगा कि सुविधाएं नहीं हो, वो भी होगी। मैं बात कर रहा था, स्वामी जी की किताबें तो सस्ती हो ही गई, एक कार्ड और बनवाना चाह रहे हैं हम, वो भी जुड़ जाए
तो एक ऐसा कार्ड, मेरे स्वामी जी से बात हुई तो उनका मैं एक ऐसा कार्ड बना दूंगा जो 5 लाख रुपए का बीमा करेगा माँ बाप का, दोनों का, ताकि उनको न करे भगवान, कोई अगर गलत हो तो आपकी फीस तो आपके कम से कम आ जाए। यहां तक भी बात चल रही है मेरी, यहां नहीं प्रैक्टिकल है, यहां तक पतंजलि से एक ऐसा सेगमेंट भी बना रहा हूं कि स्कूलों को मैं आपको लोन करा सकूं। यहां भी बात चल रही है कि आप मान्यता ले रहे हैं तो एक ऐसा हो जाए, एक रीजनेबल रेट पे वहां से एक लोन सा हो जाए, तो उसके बेस पे आप अपने स्कूल में तरक्की की चीजें कर सको। आप समझो भाई, कमा के देते जाएंगे, कहां दिक्कत है, एजुके बाकी कोई देगा नहीं, मान्यता इन्होंने दे रखी तो इनका पैसा कहीं जा भी नहीं रखा, तो वो सब चीजें, इन सब चीजों पे चल रहा है। अपने जो पतंजलि के आप लोग जो हो, अगर ये इलाज कराने आते हो तो आपको कुछ वो हो तो उस पर भी चीज चल रही है। ये 5-6 चीजों पे चल रहा है। मान्यता के नियमों को इन्होंने बता ही दिया था, जमीन 2 जगह मिलाकर भी कर दोगे, बताई दी होगी शायद, उसको जो रजिस्ट्री वगैरह करनी पड़ती जमीन की। अगर 4 लोग हैं, यानी अध्यक्ष सोसाइटी का, आपके जो पदाधिकारी होते हैं ना अपनी सोसाइटी में, 4 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, सचिव, जो भी, इन 4 के, इनकी पत्नियों के नाम भी जमीन है, तो फिर तो शायद 500 रुपए के स्टाम्प पे ही अलाउ है 100 रुपए के स्टाम्प पे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी छूट है ये। एज ए शिक्षक मेरे को जो बोर्ड अच्छा लगता है वो इसलिए लगता है कि हम इसमें संस्कार दे रहे हैं। आप समझिएगा, उससे पीछे मत हटना। कई बार हमारे राजस्थान से काफी लोग जुड़े, किताब नहीं ले पाए, तो मैंने उनको 2 टूक का भी आप वापस छोड़ दो, फोन कराया, और उनको रखूंगा भी नहीं। जो किताब नहीं लेंगे उनको इस साल हम नहीं देंगे, एप्लीकेशन खत्म करेंगे उनका, क्योंकि आप बदलाव नहीं आएगा, बोर्ड बदनाम होता है। बोर्ड क्या देखता है मैं बता दूं आपको, या मैं जो समझ पाया हूं साल भर में, वो आपकी ईमानदारी देखना चाहता है कि आप क्या रियल सेंस में स्कूल चला रहे हैं या बेवकूफ बनाकर मान्यता ले जाकर कुछ मिसयूज करेंगे। अगर मिसयूज करेंगे तो 9 लोगों की मान्यता रद्द भी की है बोर्ड ने। मैंने कहा ना, बोर्ड को जल्दबाजी नहीं है, मैं फिर भी थोड़ी बहुत कर लेता हूं। बोर्ड का बड़ा प्यारा सिस्टम है कि जो ईमानदारी से स्कूल चलाना चाहते हैं उसके साथ हम हर तरह खड़े हैं, लेकिन जो धोखाधड़ी करना चाहते हैं झूठ माट में, तो उनके साथ बोर्ड नहीं खड़ा। एक बात के लिए जोरदार ताली बजाओ, विश्व के 2% वैज्ञानिकों में स्वामी जी, आचार्य जी का नाम शामिल है। आप समझ लो, आपका बेटो स्कूल जो चल रहा है वो वैज्ञानिक तरीके से भी चल रहा है, स्वामी जी का, आचार्य जी का साथ है। 150-55 लोग हैं आज, जिसमें 40-50 लोग तो राजस्थान से हैं, बता चुके ना। और एक मैडम मैं भूल गया सर, पंजाब से भी हैं, देखो, और इनको कल हमने मान्यता भी करा दी। आओ मैडम, इधर आओ। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप इस पतंजलि के पवित्र परिसर में एक पवित्र संकल्प और उद्देश्य को लेकर के एकत्रित हुए हैं। और हम ऐसा मानते हैं, मैं प्रातः काल भी आज सोच रहा था कि यह संसार निश्चित रूप से दैवाधीन है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम करता है, या हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, या हम ऐसा करने वाले हैं। तो जब करने की बात आती है तो कई बार हम सोचते हैं कि हम ही करने वाले हैं। अब जब बिगड़ने की बात आती है तो कहते हैं बस ईश्वर की इच्छा ऐसी थी, हम क्या करें। यानी बिगड़े तो ईश्वर और बने तो स्वयं। तो या तो दोनों उधर डाल दो, या तो दोनों अपने हाथ में ले लो। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि मर्जी से आधा अपने हिस्से में, आधा ईश्वर के हिस्से में डाल दें। तो हम तो सब कुछ ईश्वर के अधीन डालते हैं कि भगवान ने हमें बौद्धिक सामर्थ्य दे करके, बुद्धि दे करके भेजा है कि जाओ, भोग और अपवर्ग के लिए तुम्हें मैं निर्मित करता हूँ। अब संसार में जा कर के भोगों को भोगते हुए अपवर्ग के लिए प्रयास करो। इसीलिए मनुष्य योनि को भोग योनि और कर्म योनि दोनों माना गया है। यद्यपि हम देवी देवताओं की शक्तियों की आराधना करते हैं, उनमें मनुष्य से असीम सामर्थ्य अधिक है। पुनरपि योनियाँ भी भोग योनियाँ हैं। तो वहाँ पर भी पुण्य का फल भोगने के लिए हम देवी देवता के रूप में आते हैं। जब उत्तराखंड का हम कहते हैं ना देवताओं की भूमि, वो देवी देवताओं ने अच्छे पुण्य के बाद में वो देवी बने। और आप मूल में जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कहानी के बाद में उस शक्ति की उत्पत्ति कहानी बनती है। तो अभी हम इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। तो आज के संदर्भ में बात यह है कि आदरणीय सिंह साहब, भाई सरकार ने तो रिटायर्ड कर दिया था, परंतु इनको भी नहीं पता होगा कि इनके द्वारा कितना बड़ा काम होने वाला है। तो लगा दिया भगवान ने। और इधर श्रद्धेय स्वामी जी कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे
इनकी रिटायर्ड होने से पहले बोर्ड बन जाता तो उनके लिए फिर चेयरमैन कहाँ से बनाते, हम पहले बन चुका होता कोई। तो ये संयोग नहीं है, यह कहीं योजना है। कई बार जिंदगी में हम कहते थे ये तो संयोग हो गया, जैसे आप देखो अद्भुत बोल रहे थे। तो ये सभी जो आप लोग आए हैं शायद दैवीय शक्तियाँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सनातन के गौरव के जागरण के लिए कई तरह से कई सारी शक्तियाँ अलग अलग तरह से काम कर रही हैं, और उस कार्य का नियोजन का, संपादन का, स्थापन का शायद यह उपयुक्त समय है। तो आप सब यहाँ पर आए हैं, यह मान करके चलिए आप अपने कार्य के लिए नहीं, अपने स्कूल के लिए नहीं, अपितु दैवीय कार्य के स्थापन करने के लिए अपने स्कूल को निमित्त बना करके काम करने के लिए यहाँ पर आए। ये मेरे को पूरा विश्वास होने लगा है। आजकल हम भी थोड़ी साधना वगैरह में ना पहले से थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो हर रोज़ नई नई चीज़ आती है जो ना पढ़ा, ना सुना, ना देखा, ना कहीं, तो वो स्फुरना होती है उसकी ना, अंदर से वो जागृत होती है। और वहाँ पर सभी, जैसे आपने कहा ना कि ठीक है वैज्ञानिकता, ये वैज्ञानिक सोच है, ये सोच नहीं है, ये सिर्फ परंपरावादी विचार नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेशन है। आप एआई का ज़माना है, हम सेकंड्स का भी हम पता नहीं कितने हजारों लाखों टुकड़े कर सकते हैं। उस लाखों टुकड़ों में भी भगवान की व्यवस्था भी उससे भी आगे एक्यूरेसी पर चलता है। ये तो हमारा सामर्थ्य। देखो कई बार हम जो संसार को देखते हैं ना, संसार को हम कैसे देखते हैं? संसार को हम वैसे देखते हैं जितना हमारे को भगवान ने जैसे लिमिट बांध करके भेज रखा है ना, तुलना यही है ना। उससे आगे हम किसको बेस बनाएं? आधार तो बनाना पड़ेगा ना। तो दृष्टि के लिए भाई हम कोई चील और कौवे की दृष्टि का आधार तो बना सकते नहीं है, हम अपने आधार बनाते हैं। सूंघने के लिए हम कुत्ते वाली सूंघने वाली को पैरामीटर्स तो बना सकते नहीं भाई, उसके पास तो ज़्यादा है, चील के पास देखने की क्षमता तो ज़्यादा है। तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य से अतिरिक्त सामर्थ्य वाले भी बहुत सारे प्राणी हैं, बल में अलग अलग इंद्रियों की क्षमता के हिसाब से, श्रवण हो, दृश्य हो, गंधन की क्षमता हो। भाई कुत्ते में ही, बिल्ली में, अभी मैं देख रहा था एक कंट्री में सिंह साहब वो एयरपोर्ट पर बिल्लियों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी सामान चेक करने के लिए, ट्रेंड कर करके बैठा दिए एक बिल्ली को। तो हम तो बिल्ली जैसे भी नहीं है, हाँ कुत्ते जितने भी ना हैं, कौवे का और चील भी हमसे आगे हैं, परंतु वो भोगी योनियाँ हैं। हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, यही हमारा सामर्थ्य है। तो इसीलिए इस दुनिया में रहते हुए हम बेहतर कर जाएं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपका स्कूल भी बढ़िया चले, बच्चे भी खूब पढ़ें, डिग्रियां भी आप बढ़िया दे दो, उनकी नौकरियां भी ठीक लगें, पर जिंदगी भर जीने के लिए आप बेहतरीन संस्कार दे करके उनको संस्कृति और सनातन के जड़ों से जोड़ करके आप उनको आगे बढ़ाएं, तो गौरव की अनुभूति होगी। स्कूल अभी भी आप पढ़ा रहे हो, चला रहे हो, कितने बच्चे जो स्कूल के बाद में जाने के बाद आपको याद करें? मैं कहता हूँ भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ दो, सारे बच्चे आपको याद करेंगे और आपका गुणगान करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें। तो कोर्स का जो होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें विज्ञान आधुनिकता के साथ में प्राचीनता का जो संगम होना चाहिए, जो जो भी उसके लिए जो एक अर्हताएँ हैं, वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है किसी भी तरह से। परंतु बिना कंप्रोमाइज़ के भी अपनी सांस्कृतिक गौरव को हमने सर्वोपरि रखा है, यह इसकी विशेषता है। बाकी तो बोर्ड के विषय में खूब बताएंगे आपको, इतना बढ़िया बताएंगे कि वो अभी सुबह सुबह आजकल सिंह साहब के भाषणों की बड़ी प्रशंसा होने लगी है। मेरे को भी कई प्रशंसा कर जाते हैं, सुबह सुबह बात करने हमसे आते हैं, भाषण के गीत आपके गाए जाते हैं, बोले क्या बोलते हैं। मैं कहा जी बस यही तो कमाल है, ऐसे थोड़ी स्वामी जी ने आविष्कार किया इनका। तो इसीलिए आप समझिए, ये आपको समझाने के लिए प्रयास करते हैं, आपको चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपके मन मस्तिष्क में जो हम सेवा करने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आपके अंदर उतर जाए। बस जैसे सरदेव स्वामी जी सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसे ये सोचते हैं, ऐसे आप सोचने लगो तो हम सबका लक्ष्य एक हो जाएगा, हमारी दिशा एक हो जाएगी, हमारा गंतव्य और मंतव्य एक हो जाएगा। फिर इस राष्ट्र का निर्माण ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो अवश्यंभावी है, इसलिए आप यहाँ पर सब आए हैं। जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, आप बिंदास पूछिए,
समाधान करिए। मैंने वैसे तो भारतीय दर्शन को ज़्यादा पढ़ा है, वेस्टर्न फिलोसफी को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो फिर भी हम देकार्त वगैरह, कांट वगैरह सब पढ़ते थे। अभी तो मौका नहीं मिलता, तो पढ़ते समय क्या याद है सिंह साहब, हमने फिर क्या कि संस्कृत के विद्यार्थी, हमारी आदत खराब, तो उनके फार्मूलों को भी हम संस्कृत में ट्रांसलेशन करते थे। तो देकार्त का कोई इंग्लिश में तो आप बताओगे कोट, हमने संस्कृत में करा था, वो मुझे याद है। हमने उसमें लिखा संशय न विजानीते, फिर हमने भगवद गीता का जोड़ दिया संशयात्म विनश्यति। क्योंकि देकार्त कहता है कि पहले जो है ना तुम शंका करो जानने के लिए, हाँ, तो खूब प्रश्न करो, खूब पूछो, जब तक नहीं पता है तब तक, पता होने का पूछोगे तो फिर संशयात्म विनश्यति। जानने के लिए पूछो, जानने के बाद पूछोगे तो नाश हो जाएगा। वो तो करने के लिए तो जानना है, तो इसीलिए बिंदास पूछो, पर जानने के बाद फिर जाकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ो। बस इतनी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का भी था, सिंह साहब ने कहा, मैंने कहा जरूर आप सबसे एक बार दर्शन लाभ का आनंद लेकर के हम आएंगे। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं। पुनः आप सब इसी ऊर्जा के साथ में, गति के साथ में और भावना और सामर्थ्य के साथ में आगे बढ़िए। भारत माता की